के ड्रामास और ऑनलाइन गेमिंग। देखा जाए तो ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि आज हम में से कई लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये जो मनोरंजन की दुनिया है, हमारी असल जिंदगी की आदतों और हमारी सोच पर कितना गहरा असर डाल रही है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बस एक और एपिसोड। ये आवाज दिमाग में गूंजती है ना? खासकर जब कहानी एक ऐसे मोड़ पर हो कि अगला एपिसोड देखे बिना चैन ही ना मिले। या फिर बस एक और गेम, जब लगता है कि जीत बस एक कदम दूर है और वो एड्रेनलिन रश रुकने ही नहीं देता। और फिर बस एक और लेवल, ये बस एक और का जो सिलसिला है, ये कब घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने हम में से कई लोग फंस जाते हैं। शुरुआत तो बस एक एपिसोड या एक गेम से होती है और कब घड़ी में रात के 2 बज जाते हैं खबर ही नहीं लगती। लेकिन असली सवाल तो ये है, जहां मजा खत्म होता है, क्या वहां से कोई जाल तो नहीं शुरू हो रहा है? देखिए, हर शौक और आदत के बीच ना एक बहुत ही महीन सी रेखा होती है। चलिए ये समझते हैं कि कब ये मजा एक जाल बन जाता है और वो कौन से संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि अब शायद रुकने का वक्त आ गया है। यहाँ पर ना 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ है वो मजा जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी जिंदगी में एक बैलेंस लाता है, हमें रिलैक्स करता है। और दूसरी तरफ है जब मजा हमें कंट्रोल करने लगता है, जब ये हकीकत से भागने का एक जरिया बन जाता है और हमारी नींद, पढ़ाई या काम पर असर डालने लगता है। यहाँ खुद से पूछने वाला सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे अपनी मर्जी से रोका जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि ये एक चेतावनी है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे बाकायदा गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। मतलब ये एक ऐसी हालत है जहां गेमिंग सिर्फ एक शौक नहीं रह जाता, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है, भले ही उसके कितने भी नेगेटिव नतीजे क्यों ना हो रहे हों। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जानते बूझते हुए भी रुकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसका जवाब किसी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चल रही एक केमिकल प्रक्रिया में छिपा है। चलिए इस दिमागी खेल के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये सारा खेल डोपामाइन नाम के केमिकल का है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब गेम में कोई लेवल पार होता है या के ड्रामा में कोई बड़ा ट्विस्ट आता है, तो दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिलता है, डोपामाइन का एक शॉट। और दिमाग को ये इनाम इतना पसंद आता है कि वो इसे बार बार चाहता है। और बस यहीं से बस एक और का वो चक्र शुरू होता है जिसे तोड़ना मुश्किल लगने लगता है। के ड्रामा के मामले में तो ये कनेक्शन और भी गहरा हो सकता है। रिसर्च इसे कंपेंसेटरी कंजम्पशन कहती है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब असल जिंदगी में अकेलापन या तनाव महसूस होता है, तो इन शोज की परफेक्ट कहानियां और रिश्ते उस खालीपन को भरने का काम करते हैं। ये एक तरह का इमोशनल सपोर्ट है, जो कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी की चुनौतियां तो वैसी की वैसी रहती हैं। और जानते हैं, इसका दिमाग पर एक असल फिजिकल असर पड़ता है। fMRI स्टडीज दिखाती हैं कि इंटरनेट की लत दिमाग के उस हिस्से को कमज़ोर कर सकती है जो फैसला लेने, प्लानिंग करने और खुद पर काबू रखने के लिए जिम्मेदार है। और ये चीज़ तब और भी गंभीर हो जाती है जब ये दिमाग के विकास के सबसे ज़रूरी सालों के दौरान हो रहा हो। दिमाग के अंदर होने वाला ये बदलाव सिर्फ अंदर तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर हमारी असल दुनिया, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कि स्क्रीन के बाहर की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। WHO की एक हालिया स्टडी के मुताबिक यूरोप में लगभग 12% किशोरों में समस्याजनक गेमिंग का खतरा है। और ये साफ दिखता है कि लड़के लड़कियों के मुकाबले कहीं ज्यादा जोखिम में है। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये लाखों युवा हैं जिनकी जिंदगी इससे प्रभावित हो रही है। और इसके परिणाम कई परतों में सामने आते हैं। कि ड्रामा देखने से रिश्तों को लेकर ऐसी उम्मीदें बन सकती हैं जो असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती, जिससे सिर्फ निराशा हाथ लगती है। स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों से तुलना करने पर अपनी बॉडी इमेज को लेकर असंतोष बढ़ सकता है। वहीं गेमिंग की दुनिया में ज्यादा वक्त बिताने से असल दुनिया के दोस्तों से दूरियां बन सकती हैं। इन सबका सीधा असर नींद, पढ़ाई और मेंटल पीस पर पड़ता है। और कुछ दुर्लभ लेकिन बेहद दुखद मामलों में परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। गाजियाबाद की यह घटना एक दिल दहला देने वाली याद दिलाती है कि जब काल्पनिक दुनिया
और असलियत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये गंभीर संकट का कारण बन सकती है। हाँ, ये सब सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना पूरी तरह से मुमकिन है। चलिए, अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे जिंदगी में सही संतुलन वापस लाया जा सकता है। इसे कह सकते हैं बैलेंस बनाने का एक टूल किट। पहला कदम, स्क्रीन टाइम के लिए एक लिमिट तय करना। दूसरा, नींद को सबसे पहली प्राथमिकता देना। तीसरा, बाहर निकलना, कोई खेल खेलना या बस घूमना फिरना। चौथा, असली दोस्तों के साथ वक्त बिताना। और पांचवां, कोई ऐसा नया शौक खोजना जिसमें स्क्रीन की जरूरत ही ना हो। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम होशपूर्वक ये चुनें कि अपना समय कहाँ लगाना है। आखिर में पूरी कहानी इस बात पर आती है कि कंट्रोल किसके हाथ में है। ये सब अपनी ताकत को पहचानने और सही चुनाव करने के बारे में है। इस एक विचार को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, मनोरंजन गलत नहीं है, ये हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, हमें इंस्पायर कर सकता है। लेकिन जब ये हमारी जिंदगी पर हावी होने लगता है तो ये हमारी असल क्षमता को सीमित कर देता है। असली चाबी तो बैलेंस में है। तो ये सोचने के लिए एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, स्क्रीन पर जो समय बिताया जा रहा है, क्या वो जिंदगी के लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर? जवाब जो भी हो, ये जिंदगी की अपनी कहानी है और इसका कंट्रोलर कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं।